प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन। वेटिकन के कासा सेंटा मार्टा स्थित अपने निवास पर ली अंतिम सांस। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी मंजूरी जरूरी नहीं। जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा के ससुर साली पर केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच की मांग वाली PIL पर सुनवाई से किया इनकार। बंगाल में हिंसा के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। पॉप फ्रांसिस लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7 बजे पॉप ने आखिरी सांस ली। पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे। स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर पॉप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे। देश की राजनीति में एक बार फिर विदेश में दिए गए बयान को लेकर जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। राहुल ने अपने संबोधन में भारतीय चुनाव प्रक्रिया, EVM और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जिसे लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोलते हुए राहुल पर भारत की छवि को विदेशी धरती पर धूमिल करने का आरोप लगाया है। सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था, उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। यह भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं AJL के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि AJL और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। हम लगभग अनेकों वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई, जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का, डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया AJL को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की। और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है AJL की, पूरे देश भर में उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। शांति भूषण, मार्कंडेय, काटजू जैसे शेयर होल्डर को इससे दूर रखा गया, उन्होंने भी आपत्ति की थी। मगर विषय यह नहीं है जो कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं, चिदंबरम जी आज कहने वाले हैं और कह भी रहे हैं कि ना कोई संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला। तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदंबरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं, मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है AJL की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो। कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय JP नड्डा जी ने बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से
हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है, मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई। आप देखिए, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड में, और एक अखबार वहां पहले छपती थी। तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट ना, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है, कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में, और किसी ने बोला है मैं सोनिया जी के जन्मदिन की बधाई दूंगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे। तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन, जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन। तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है। और बोगस एडवांस रेंट, बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का, और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए। कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक,
परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आपके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज और पूर्व सीएम आतिशी ने इस बात की घोषणा की कि आम आदमी पार्टी इस बार मेयर चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां पर साम दाम दंड भेद, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच के माध्यम से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, चाहे गोवा हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आ गई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए। और इस रीयूनिफिकेशन में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव हुआ कि चुनाव लेट हुए। यह बदलाव हुआ कि डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड्स कार्व आउट किए गए और एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे करवाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही थी और एमसीडी में भी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के नाम के बहाने बनाए जा रहे हैं। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो रोज बहाने बनाते हैं कि जी पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार जानबूझ के कूड़ा जला रही है। तो अब
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली वालों को किए गए अपने वादों को पूरा करें। अब उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार में वादे पूरे करने का मौका है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसी तरह से एमसीडी में भी, नगर निगम में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। देश भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी बीच झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने आई, जहां सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया। एनकाउंटर सुबह बोकारो जिले के लुगु और झुमरा पहाड़ के बीच जंगलों में हुआ। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी मारा गया है। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं, और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूं, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो CRP की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की, और इसमें हमारे सभी एजेंसीज, विशेष करके CRPF, कोबरा, जिला पुलिस, JJ और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, ADG ऑपरेशंस, IG ऑपरेशंस, IG CRPF, IG JJ, SP बोकारो, DIG और IG बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में,
कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस जिले में अमन, चैन और शांति चाहते हो, तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है, और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है, ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर शिवसेना नेता दीपक केसरकर का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही गलत है। एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिंदी पहले से महाराष्ट्र में कंपलसरी थी, और वो कंपलसरी थी 5th, 6th और 7th को। अब 6th से हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको जो भी लैंग्वेज लेना है, आपको शायद स्पेनिश लेना है, आपको संस्कृत लेना है, फ्रेंच लेना है, आप ले सकते हैं। मराठी, इंग्लिश कंपलसरी है। तो पहले हिंदी कंपलसरी था उस दौरान 6th से उनको। तो ये जो बच्चे हैं उन पे ये एक जबरदस्ती हो जाती। तो पहले कक्षा से सिर्फ 5th तक ही हिंदी सिखाई जाएगी, और वो भी 1st to 5th इज ऑल प्राइमरी। तो जो बेसिक नॉलेज है हिंदी का वो उनको मिलेगा, ताकि आगे चल के राष्ट्र की जो भाषा है उनके समझ में आएगी। फिर मराठी और हिंदी दोनों देवनागरी में लिखी जाती है, तो बहुत सी सिमिलरिटी है। जहाँ पे डिस्पैरिटी है उसको भी कम किया गया है। तो आगे चल के उनको ऑप्शन रहेगा कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है। तो जब ऑप्शन मिलता है तब कंपल्शन कोई भी नहीं रहेगा। अगर पुराना ही चलता तो उसमें उनको दिक्कत आ जाती, क्योंकि उनको फिर हिंदी ही लेना पड़ता। अब हिंदी नहीं लेना पड़ेगा। एक सुविधा बनी है बच्चों के लिए, मतलब सेकेंडरी के बदले में प्राइमरी पे अभी सिखाया जाएगा। मराठी भाषा को लेकर जो है राज ठाकरे काफी आक्रामक रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कि हम हिंदू है, हिंदी नहीं है। उसके बाद लगातार विवादों को लेकर देखिए, इसमें एक है कि यही जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, इसकी वजह से ये शायद स्टेटमेंट आ गया होगा, क्योंकि कंपल्शन तो पहले से ही था, 5th, 6th, 7th में था। अगर 6th पे ये कंपल्शन रहता तो फिर पूरा 10वीं तक उनको हिंदी सीखना पड़ता था। लेकिन ये अभी नहीं बनेगा। जो भी भाषा चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन मराठी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है 10वीं तक। और 10वीं से 12वीं में भी हमने मराठी कंपलसरी की है, तो उसकी भी जानकारी शायद उनको किसी ने नहीं दी होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कंपल्शन आ गया है कि 12वीं में भी उनको मराठी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और हमारा जो हायर एजुकेशन है वो भी अभी मराठी में हो रहा है। तो जितने भी काम मराठी के लिए हुए हैं वो इसी सरकार के दरमियान हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो मराठी पॉलिसी हो हमारे सरकार ने बनाई है, मराठी को जो एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया हमारे सरकार के दौरान हुआ है, मराठी भवन हमारे सरकार के दरमियान हुआ रहा है, साहित्य भवन बन रहा है, मराठी विश्वकोश बन रहा है, मराठी अंतर्राष्ट्रीय परिषद हमारे इनिशिएटिव से चालू हुई है। तो ये सब जो इनिशिएटिव है एक नाथ शिंदे जी ने की है, देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, क्योंकि उनके दरमियान वो मराठी से बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, मराठी का अभिमान है। इसलिए जो काम पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ था, लास्ट 2.5 years में वो सब हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मन में कोई शंका हो तो उसको निकाल देना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो मिसकंसेप्शन था वो अब दूर हो गया है, क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर जिस तरीके से विवाद बीते दिनों चल रहा था, अभी मिसकंसेप्शन दूर हो गया? हाँ, वही मुझे लगता है कि ये तो कंपलसरी थी ना पहले से, लेकिन 5th, 6th, 7th में थी। अब 6th पे ऑप्शन दिया गया है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। उस वक्त वो अगर कंपलसरी रहता तो 10वीं तक वही रहता ना। तो अभी एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी सेक्शन में ही हिंदी चलेगी, सेकेंडरी में जिनको लेनी है वही ले सकते हैं, बाकी कंपल्सन नहीं रहेगा। पहले ये कंपल्सन था, उसको निकाला गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें, 2 पार्टी ऐसी है महाराष्ट्र में
इनके कार्यकर्ताओं में मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है, क्योंकि बीते दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में आने की बात कही जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि अगर दोनों साथ में आए तो महायुति में जो पार्टियां हैं उनको एक बड़ा झटका मिल सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी पे चलता है। शिवसेना का आइडियोलॉजी क्या है? शिवसेना का आइडियोलॉजी है मराठी आदमी, हिंदुत्व, स्थानिकों के लिए रोजगार। तो ये इस मुद्दे आज किसके पास है? वो तो एकनाथ शिंदे जी के पास है, बाला साहब की जो ओरिजिनल शिवसेना है उनके साथ है, ना कि महाविकास आघाड़ी के पास। महाविकास आघाड़ी तो कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे चलती है। तो ये जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया वो शिवसेना के लिए दिया, बीजेपी के लिए दिया, एनसीपी के लिए दिया, महायुति के लिए दिया। तो महायुति ये सब जानती है, महाराष्ट्र के लिए अच्छी काम करती है, मराठी लोगों के साथ वो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। आइडियोलॉजी की आपने बात की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की आइडियोलॉजी का महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए देखिए, पहले तो आइडियोलॉजी सेम थी, बाद में उन्होंने महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन किया। तो महाविकास आघाड़ी की जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जिसका स्वीकार उद्धव जी ने किया। राज साहब ने इसका स्वीकार कभी भी नहीं किया। वो तो बाला साहब के आइडियोलॉजी पे चलते रहे। एकनाथ शिंदे जी है, बाला साहब के आइडियोलॉजी पे चलते रहे। तो ये दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। बीजेपी भी बाला साहब ने युति बनाई थी, उनकी आइडियोलॉजी पे चल रही है, हिंदुत्व पे चल रही है। तो कांग्रेस वालों को पूछिए अगर उनको हिंदुत्व मान्य है क्या, तो आपको पता चल जाएगा उनकी आइडियोलॉजी क्या है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आपने बात कही, संजय राउत ने इसको लेकर एक बयान दिया आज सुबह कि बाला साहब की पार्टी तोड़ने वाले ये कहते हैं कि वो महाराष्ट्र के हित में है, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु हैं। देखिए, आज शिवसेना पावर में है, लोगों ने उनको जिता के दिया है। इसका मतलब साहब है, उन्होंने शिवसेना का अस्तित्व रखा, बाला साहब का नाम रखा, और ये बहुत बड़ी जीत है। और देखिए, वहीं पे उबाटा के कितने सीट आए, लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।